हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, एक और वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसमें से कोई गलती ढूंढना और दोबारा सही करके लिखना। तो यहाँ कुछ सेंटेंस है आपके लिए और प्रत्येक सेंटेंस में कोई न कोई एरर है जो यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर रखी है। और हम इनको कैसे, अब यहाँ पर तो क्या है कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भाई किस तरह हमको गलती ढूंढनी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि किस तरह हमको इन रूल्स जो मैं अभी बताऊँगा आपको आगे, और प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा रूल भी छुपा हुआ है और उसी के आधार पर वो हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह की एरर होती है, हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस कि द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आर, ये अंडरलाइन हो रहा है, यहाँ पर मैंने कर दिया अभी। तो इसी में कोई एरर है, तो क्या एरर होनी चाहिए, या आर बिल्कुल सही सा लग रहा है कि भाई द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, यानी टीचर और अपने उसी तरह उसके जो स्टूडेंट्स थे वो सब के सब आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी वो कक्षा में प्रेजेंट थे। अब बिल्कुल एक दृष्टि में लग रहा है भाई बहुवचन सा करता हमको लग रहा है, द टीचर, यानी टीचर भी है यहाँ पर और उसके स्टूडेंट भी है, तो बहुत सारे यानी बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो और ये वर्ब भी प्लूरल नंबर में हमको दिखाई दे रही है, तो एक तरीके से सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है? तो इसका जो रूल है वो ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट, कहने का मतलब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़ रहे हो, एज वेल एज से, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है? द टीचर। टीचर, कितने टीचरों की बात हो रही है? सिर्फ एक ही टीचर की बात हो रही है, एक ही टीचर की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर नंबर में ही आनी चाहिए। तो हम यहाँ आर की जगह इज कर देंगे, तो अब ये करेक्ट हो गया आपका, यानी द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी टीचर और सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट है क्लास में। इसी तरह का ये सेंटेंस है दूसरा, यू एज वेल एज आई एम प्लेइंग हॉकी। अब ये जो अंडरलाइन हो रहा है एम, आई के साथ हमने यहाँ पर लगा रखा है एम, तो ये ही यहाँ पर एरर है यहाँ पर, क्योंकि एज वेल एज का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि पहला वाला सब्जेक्ट है वो हमको नोट करना है। अब पहला वाला सब्जेक्ट कौन है? इसमें यू, तो यू है, तो यू के साथ जो वर्ब आती है वो बहुवचन में आती है प्लूरल नंबर में। हालांकि यू का यूज हम एक सिंगल पर्सन के लिए भी करते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं, लेकिन वर्ब यू हमेशा बहुवचन में ही लेता है, तो हम यहाँ पर आर कर देंगे। अब ये करेक्ट हो गया आपका, यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग हॉकी। अब देखिए सेकंड वाला, ये अगला वाला देखिए, ईदर राम और श्याम आर गिल्टी। ये जो सेंटेंस है जो आपको दिख रहा है ईदर और से जुड़ा हुआ है, इसी तरह ये 4 वाला भी और से जुड़ा हुआ है, इसी तरह 5 वाला भी ये ईदर और से जुड़ा हुआ है। तो ईदर और नीदर नॉर, इसके भी कुछ थोड़े से नियम है कि इनका जब यूज़ होता है ईदर और से, दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़े होते हैं, तो किस तरह की वर्ब वहाँ पर आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि ईदर और या नीदर नॉर से जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं और यदि वो एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही आती है। अब यहाँ पर देखिए राम भी एक वचन है और श्याम भी एक वचन है, इसलिए ये जो आर है ये गलत है और हम इसको इज कर देंगे, यानी इधर राम और श्याम इज गिल्टी, यानी या तो राम या फिर श्याम जो है दोनों में से कोई न कोई एक गिल्टी है, मतलब दोषी है। लेकिन क्या होता है कि ये जो सेकंड, ये अगला वाला जो सेंटेंस है ये भी इधर और से जुड़ा हुआ है, जैसे और से जुड़ा हुआ है, ही और दे हैज़ डन इट, यानी जब ईदर और या नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट या दो नाउन या प्रोनाउन जब आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनमें से एक बहुवचन में है, एक बहुवचन में है, एक, ये देखिए यहाँ पर ये दे बहुवचन में है और ये ही एक वचन में है, तो जब एक सब्जेक्ट या एक नाउन या प्रोनाउन बहुवचन में होता है तो क्रिया बहुवचन की आती है। तो ये हैज़ यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर हम हैव लिख देंगे, क्योंकि हैव बहुवचन की क्रिया है। तो ही और दे हैव डन इट। इसी तरह 5 वाला देखिए, यहाँ पर भी ईदर और का यूज हुआ है। एक तरफ जो नाउन आया, नाउन प्रोनाउन जो आपस में आ रहे हैं, जैसे एक तरफ ये प्रोनाउन है ही और दूसरी तरफ है यू,
लेकिन ये दोनों का जो पर्सन है वो अलग अलग है। तो ये भी आप नोट करें कि जब ईदर और या नीदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन जब आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनमें से यानी उन नाउन और प्रोनाउन का जो वचन है यानी जो वो यदि अलग अलग है, यानी उनका जो पर्सन है यदि वो अलग अलग है, पर्सन कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यदि वो एक ही पर्सन के हैं तो बात अलग है। लेकिन यदि वो उनके पर्सन बदल गए हैं, यानी एक नाउन या प्रोनाउन तो सेकंड पर्सन का आ गया, एक फर्स्ट पर्सन का आ गया, या फिर एक थर्ड पर्सन का, एक सेकंड पर्सन का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अंत वाला जो प्रोनाउन होता है, यानी अंत वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये जो निकट होता है क्रिया के, जैसे ये यहाँ पर ये क्रिया के कौन सा निकट है, ये यू वाला निकट है, तो यू के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब भरेंगे, ये ध्यान रखें आप। यानी एक बार फिर समझ लें, यानी ईदर और या नीदर नॉर से जब दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए होते हैं और यदि उनका पर्सन डिफरेंट है तो वर्ब कैसे आएगी, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी जो क्रिया के पास में होगा। अब ये क्रिया के पास में कौन है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो हैज़ गलत है क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, तो ये हम हैव कर देंगे, यानी ईदर ही और यू हैव डन इट। ये देखिए 6 वाला, ये अलग तरह का है। ए लॉट ऑफ, ये ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ, ये एक जैसे ही है 6 और 7, यानी ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ से जब आगे कोई नाउन या प्रोनाउन आते हैं, अधिकतर नाउन ही आते हैं, ए लॉट ऑफ ए और प्लेंटी ऑफ, तो उनका जो सब्जेक्ट जो वर्ब है वो जो है उनके नंबर के अकॉर्डिंग जो है वेरी करेगा। जैसे यहाँ पर बुक्स है, बहुवचन में है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आएगी, यानी ए लॉट ऑफ बुक्स, यानी ढेर सारी किताबें, यानी बहुत सारी ये किताबें, तो बहुत सारी किताबें हैं, तो हम यहाँ पर ये जो वर्ब आई है हैज़ बीन, इसको हैव बीन कर देंगे, यानी हैव बीन बहुवचन में कर देंगे, क्योंकि हैज़ एक वचन में है और इसको हमने हैव बीन कर दिया, तो ये सही हो गया। यानी ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, यानी ढेर सारी किताबें खरीदी गई है। अब ये दूसरा 7 वाला देखिए, प्लेंटी ऑफ शुगर हैव बीन बॉट, भाई यहाँ तो पहले से ही बहुवचन में क्रिया आ रही है तो सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर नाउन आ रहा है शुगर, ये काउंटेबल नहीं है, मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये ज़रूर नोट करना है। यानी ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के साथ आगे जो भी नाउन आएंगे वो यदि काउंटेबल है और यदि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, और यदि जो नाउन आता है और वो यदि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म वो क्रिया एक यानी जो है सिंगुलर नंबर में आती है, तो सिंगुलर नंबर में आती है मतलब एक वचन में आती है, तो शुगर के लिए हम यहाँ पर हैव की जगह हैज़ कर देंगे। अब ये करेक्ट हो गया, यानी प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन बॉट, यानी ढेर सारी शक्कर खरीदी गई है। अब ये 8 वाला देखिए, देयर आर लॉट्स टू से, लेकिन लॉट्स का यूज जब देयर से इस तरह हो रहा हो, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में आ रहा हो, लॉट्स टू से या लॉट्स टू डू, तो उसी कंडीशन में जो वर्ब आती है वो हमेशा इज आती है, कहने का मतलब एक वचन में आती है, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी देयर इज लॉट्स टू से, यानी अभी कहने को बहुत कुछ बाकी है, देयर इज लॉट्स टू वर्क, ये अभी करने को बहुत सारा काम बाकी है। तो ये देखिए 9 वाला देखिए, द रिच, और इसी तरह 10 वाला, ये सेम एक जैसे ही है, द रिच इज हैप्पी, यानी धनवान खुशी, यानी खुश है या प्रसन्न है। रिच का मतलब होता है धनवान। अब यहाँ पर कितने सारे धनवान की बात हो रही है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये जो रिच लिखा हुआ है वो एक वचन में ही लिखा हुआ है, लेकिन और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया आ रही है इज, क्योंकि एक वचन का कर्ता दिख रहा है तो क्रिया भी एक वचन की आ रही है, तो सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि रिच से पहले द लगा हुआ है। यदि रिच के आगे इस तरह होता है भाई ए रिच मैन इज़ हैप्पी, यानी एक धनवान आदमी प्रसन्न है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है द रिच इज़ हैप्पी, इसका मतलब ये जो रिच आ रहा है वो एज ए होल पूरे वर्ल्ड के सारे धनवान व्यक्तियों की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये क्या है कि एज ए होल बहुवचन में ये इस नाउन को हम लेंगे, और इसके लिए हमेशा क्रिया भी एक ऐसी कंडीशन में हम क्रिया बहुवचन की लिखते हैं जब कोई एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हो बल्कि पूरे दुनिया के सारे व्यक्तियों की बात कर रहा हो, तो हम उसको बहुवचन मानते हैं और वर्ब बहुवचन की लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर दी डम्ब आ रहा है, डम्ब मतलब गूंगा,
अब यहाँ डम, एक ही डम की बात नहीं हो रही, बल्कि एज ए होल पूरे वर्ल्ड के डम लोगों की बात हो रही है, यानी सभी गूंगे बहरों की बात हो रही है। तो ये डज नॉट जो कि एक वचन को बता रहा है यहाँ पर, तो डज नॉट की जगह हम जो है डू नॉट का यूज़ करेंगे। डू नॉट, यानी डज नॉट की जगह डू नॉट, यानी द डम डू नॉट स्पीक, यानी गूंगे बोल नहीं सकते या गूंगे बोलते नहीं हैं। द रिच आर हैप्पी, यानी धनवान जितने भी हैं दुनिया के वो सारे के सारे प्रसन्न हैं। सेंटेंस से ये पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक ये 11वां और 12वां एक अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है, यानी मोर देन वन गर्ल वर एब्सेंट, यानी एक से ज़्यादा लड़कियाँ एब्सेंट थी। अब यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है आपको, यानी मोर देन वन से यदि आगे सेंटेंस बढ़ रहा है तो जो नाउन आएगा वो एक वचन में आएगा और क्रिया भी एक वचन में यहाँ पर आती है। मोर वैसे अधिकतर ज़्यादा के लिए आता है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है मोर देन वन और उसके बाद जो नाउन आएगी वो एक वचन में आएगी और क्रिया भी एक वचन की ली जाएगी। तो ये हम वर की जगह हम वाज यहाँ पर कर देंगे, वाज। पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस की क्रिया हम करेक्शन में लेंगे, यानी मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट। इसी तरह ये जो सेकंड वाला है मोर गर्ल्स देन वन, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बदल गया, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखें। ये तो मोर देन वन है और ये है मोर और उसके बाद में ये नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं और देन वन बाद में आता है। ये देन वन पहले आ रहा है, नाउन बाद में आ रहा है। इसमें जो है नाउन पहले आ रहा है और देन वन बाद में आ रहा है, यानी ऐसा कंस्ट्रक्शन हो तो क्रिया हमेशा बहुवचन की लगती है। मोर गर्ल्स देन वन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर, यानी क्रिया बहुवचन में ही लिखेंगे, यानी मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट। ये 13, 14 और 15 वाले जो सेंटेंस है वो अलग तरह के पैटर्न में हैं। जैसे जब भी, जैसे ये पहला ये 13 वाला देखो, ही लेट मी टू सिट हियर, यानी उसने मुझे बैठने दिया यहाँ, या वो मुझे यहाँ बैठने देता है। तो ये जो टू सिट है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस या लेट या मेक से, यानी लेट या मेक जो वर्ब होती है उनके साथ यदि जो वर्ब आती है वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव में आती है। कहने का मतलब उसमें टू नहीं लगता, तो ये टू को हम हटाना पड़ेगा, मतलब ऐसी कंडीशन में। इसी तरह इसमें भी ये टू है, उसी को हमको यहाँ पर हटाना है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी ही लेट मी सिट हियर। इसी तरह 14 वाला है ही मेड मी राइट दिस, और ये जो 15 वाला है इसमें जो वर्ब आ रही है वो फेल्ट है। अब ये जो फेल्ट है, यानी जितनी भी वर्ब होती है जो जैसे फील है और इसके अलावा वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यानी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जैसे सी है, वाच है, हियर है, तो उनके साथ, जैसे फील है, तो उनके साथ भी टू वाला इन्फिनिटिव नहीं आता, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। यानी मेक, लेट और वर्ब ऑफ परसेप्शन हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेती है। कहने का मतलब क्रिया से पहले, क्रिया की एक वचन की फॉर्म आएगी लेकिन उससे पहले टू नहीं आएगा, इसी का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो ये 13 वाला, इसमें से भी टू हट जाएगा, इसमें से भी टू हट जाएगा और इसमें से भी टू हटा दिया जाएगा। ध्यान रखें, वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियाँ की जो क्रिया है, जैसे सुनना है, देखना है और टच करना है, फील करना है, तो ये जो भी है, तो इस तरह की जो वर्ब आती है उनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों वाली क्रियाएं। इसके अलावा मेक और लेट, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो इन्फिनिटिव में नहीं आती, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव में आती है। होने को तो वो इन्फिनिटिव ही है, लेकिन वो बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं हम उसको जब टू नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है कि भाई बेयर इन्फिनिटिव काम में लेना है लेट, मेक के साथ और वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।